हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिनाक जीएस। आपका पिनाक जीएस पे स्वागत है। और पिनाक जीएस पे हम पढ़ रहे थे जो विजन आईएएस की पीडी 365 है, उसकी जो इकोनॉमी की सॉरी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की जो पीटी मैगजीन है पीडी 365, उसको पढ़ रहे थे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके हम 3 क्लास ले चुके हैं। ये आज हमारी चौथे नंबर की क्लास है, फोर्थ क्लास है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के लिए। उससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं इकोनॉमी को, और इकोनॉमिक के साथ साथ जो पहली मैगजीन हमने डिस्कस की थी वो थी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। तो हम 2 मैगजीन्स को कवर कर चुके हैं। ये हमारी तीसरी मैगजीन है और इस तीसरी मैगजीन की फोर्थ क्लास आज हमारे लिए है। तो आइए चलते हैं। पहला टॉपिक क्या है कि टॉपिक वाइज देखते हैं। तो पहला टॉपिक जो हमारा रिलेटेड रहेगा, जो वो वाइल्ड लाइफ रहे हैं जो, और उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे हैं अप्रैल 2023 से लेके और दिसंबर 2023 तक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस की पीटी 365 के अंतर्गत। तो देखते हैं कि पहला टॉपिक हमारा कौन सा। पहला टॉपिक है हमारा जो बायोडायवर्सिटी एक्ट है 2002, उसमें अमेंडमेंट किया गया है। जो 2002 का संशोधन था उसमें क्या किया गया, उसमें अमेंडमेंट किया गया है। और इसमें अमेंडमेंट कौन सा नाम दीजिए, 2023 जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया। अब देखते हैं कि जो पारित किया मतलब इसे चेंज क्यों किया गया था और इसमें क्या क्या प्रावधान बदले जाएंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जैव विविधता अधिनियम 2002 था, उसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो उसमें प्रावधान थे कि मतलब वो किसके अंतर्गत लाया गया था, वो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसरण 1992 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लागू किया गया था। और इस जो 2002 वाला अधिनियम था, इसमें जो ट्राइलेटरल मतलब त्रिस्तरीय जो थी, त्रिस्तरीय विनियामक व्यवस्था थी, मतलब 3 लेवल की थी। 3 लेवल पे कौन कौन सा, अगर नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल पे था नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए, और स्टेट लेवल पे कौन था, स्टेट लेवल पे था स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड एसएसबी। और जो स्थानीय स्तर पे था, स्थानीय स्तर पे कौन था, स्थानीय स्तर पे था बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बीएमसी, जो उसकी कमेटी बना जाएगा। तो उसको देखेंगे कि अब देखते हैं कि ये विधेयक का इसका महत्व क्या रहा है। तो इसका महत्व यह है कि मतलब यह औषधि और पादपों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए वन्य औषधि पादपों से पड़ने वाले दबाव को कम करता है। दूसरा क्या किया, भारतीय चिकित्सा पद्धति को भी बढ़ावा देता है। और इसका तीसरा महत्व एक और ये भी हो सकता है कि ये अनुसंधान जो रिसर्च है, जो पेटेंट के आवेदन की प्रक्रिया, जो पेटेंट के एप्लीकेशन की प्रोसेस है, उसके साथ साथ जो उनके परिणामों को ट्रांसफर करने की बात की जाती है, उनको तीव्र रूप से ट्रैकिंग में सहायता प्रदान करता है। तो चौथा इसका हो सकता है, तो ये क्या कर सकता है, जो अधिक विदेशी निवेश आता है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, उसके लिए क्या करता है, मार्ग खोलता है राष्ट्रीय हितों को समझौते किए बिना जैविक संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये इसका हो जाता है महत्व इसका। अब बात कर लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं जो संशोधन किया गया है 2002 के अधिनियम में, जैव विविधता अधिनियम में क्या क्या संशोधन किए गए, तो उनको देखते हैं कि मतलब छूट के दायरे में इसमें वृद्धि कर दी गई है। पहले छूट के दायरे में कौन से आते थे, इस अधिनियम के अनुसार जो 2002 वाला है, जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उससे पूर्व मंजूरी लेना या उसे सूचित करना क्या था, अनिवार्य था। लेकिन अब 2023 में इसको क्या कर दिया गया, जो अमेंडमेंट किया गया है, इसमें बताया गया जो पंजीकृत आयुष चिकित्सक हैं या जो स्थानीय लोग हैं और जो समुदाय हैं जो जैव विविधता को बढ़ाने वाले बढ़ावा देने वाले हैं, या उनके साथ साथ जो कौन कौन है, फार्मर है, कृषक हैं, तो उनको वाणिज्य उद्देश्यों को जैविक संसाधनों के उपयोग हेतु एसएसबी को पहले सूचित करने की छूट प्रदान की गई। वो क्या पहले कर सकते हैं, जो एसएसबीएल और जो स्थानीय लेवल पे है उसको सूचित कर देंगे। अब बात करते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। तो इसके क्या दी गई, इसको इसमें मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी क्या कर दी गई, पहले इसको मंजूरी देने के लिए आवेदन करने से पहले मतलब आवेदन करना ही नहीं है, उससे पहले जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी थी एनबीए, उसकी क्या थी, उससे मंजूरी लेनी आवश्यक थी। लेकिन अब क्या है, जो आईपीआर है उसको प्रदान करने से पहले, मतलब पहले एप्लीकेशन देने से पहले थी, लेकिन अब क्या कि जब एक अथॉरिटी उसको एप्लीकेशन को तो ले लेगी, लेकिन जो उसके बाद मंजूरी देगी उससे पहले एनबीए मतलब नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अब इसकी बात कर लेते हैं जो इसमें अपराध है
और जो अपराध के साथ साथ इसमें जुर्माने दिए गए हैं। तो अपराध में कहते हैं इसमें 5 साल की सजा, 2002 वाले एक्ट में कहते हैं 5 साल की सजा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते थे, ठीक है। लेकिन जो इसमें अमेंडमेंट किया गया 2023 में, तो इसमें जो इसमें अपराध की श्रेणी में जो थे 2002 में जो अपराध की श्रेणी में थे, उसमें से बहुत से कृत्यों को, बहुत सी चीजों को गैर आपराधिक बना दिया गया और कारावास के स्थान पर जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। और जुर्माना भी कितना हो सकता है? जुर्माना हो सकता है 1.5 लाख रुपए तक की जुर्माना हो सकता है। लेकिन इसकी अगर लगातार इसका उल्लंघन होता रहेगा तो यह बढ़ के 1 करोड़ रुपए तक भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप लगातार उल्लंघन करेंगे तो आप खुले रूप से कानून को कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं। तो आपको चुनौती दे तो उसको सबक सिखाने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की भी स्थिति बन सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं एनबीए का विस्तार। जो पहले 2002 का जो अमेंडमेंट, सॉरी 2002 का जो एक्ट था, जैव विविधता अधिनियम जो था, तो बायोडायवर्सिटी एक्ट जो था 2002 का, उसमें क्या था कि जो एनबीए के अध्यक्ष के अलावा 10 पदें सदस्य होने आवश्यक थे। लेकिन इस 2023 में जो अमेंडमेंट करके इसमें बता दिया कि इसमें 16 सदस्य होंगे, और वो कहाँ कहाँ से होंगे? वो जनजाति कार्य से होंगे, और जो जैव प्रौद्योगिकी है, जो बायोटेक है, वहां से जुड़े मंत्रालयों के इसमें क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व, मतलब रिप्रेजेंटेटिव उसमें रहेंगे। और जो पहले 10 सदस्य बताए थे 2002 में, उसमें से बताया था कि जो 5 किसमें होंगे? 5 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे, जो क्या होंगे? एक स्पेशलिस्ट होंगे या साइंटिस्ट होंगे, साइंटिस्ट के बीच से लिए जाएंगे, ठीक है, गैर आधिकारिक रूप से लिए जाएंगे। लेकिन जो 2023 का जो अमेंडमेंट इसमें किया गया है, तो इसमें बताया गया कि जो विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के बीच से कितने सदस्य लिए जाएंगे? 5 गैर आधिकारिक सदस्य लिए जाएंगे, और राज्य जैव विविधता बोर्ड के इसमें 4 प्रतिनिधित्व, इसमें 4 प्रतिनिधि के रूप में सदस्य पहले से मौजूद होंगे। ये हो जाती इतनी बात अमेंडमेंट के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। अब हम बात कर लेते हैं जो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन का जो सीबीडी है, कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यह क्या कि ये कानूनी रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बाध्यकारी, एक बहुपक्षीय संधि है, ठीक है, बहुपक्षीय संधि है। और जिसका उद्देश्य क्या है कि जो 1992 में जो 3 लक्ष्यों के साथ इसे तैयार किया गया था, वो 3 लक्ष्य क्या क्या है? पहला लक्ष्य इसको कि जैव विविधता का इसको संरक्षण करना होगा, और सेकंड नंबर का इसका कि जैव विविधता के घटकों का संधारणीय उपयोग, मतलब सस्टेनेबल यूज करना होगा। और जो तीसरा है, और जो लास्ट इसका टारगेट था, वो क्या था? जो आनुवांशिक संसाधन है, उनसे प्राप्त लाभों को उचित और न्यायसंगत रूप से साझाकरण इसमें करेगा। अगर इसके अभी मेंबर की बात करें, वर्तमान मेंबर्स की इसमें बात करें, तो इसमें 196 भारत सहित पक्षकार इसमें रहे हैं। और इसके मुख्य समझौते की बात करें तो भारत ने सभी 3 जो इसके 3 मुख्य समझौते हैं, और तीनों की क्या कर दी है? पुष्टि कर दी। वो कौन कौन से प्रोटोकॉल है? एक तो नगोया प्रोटोकॉल है ऑन बेनिफिट शेयरिंग पे, और दूसरा क्या है? जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी पे, और थर्ड कौन सा है? थर्ड है नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी, ठीक है, इस पे किया गया है। अब बात करते हैं एक, ये टॉपिक हो जाता है समाप्त। अब बात करते हैं एक नए टॉपिक की। तो नया टॉपिक हमारा क्या है? नया टॉपिक है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022, 2022 में इसको लिया गया। तो चर्चा में अभी क्यों रहा है? तो चर्चा में इसलिए रहा जो केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसने इसको क्या कर दिया है? इस नियम को अधिसूचित कर दिया है। तो इस नियम को अधिसूचित करने के पीछे क्या क्या कारण रहे थे, और जो पहले नियम से और दूसरा जो नियम बनाया गया है उसमें क्या क्या इसमें विवरण रहे हैं, और इस नए जो अधिसूचित किया जो एक्ट बनाया है WPA, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान रहे हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जो अधिसूचित नियम है, इसमें बताया गया कि जो वन्य प्राणी है, जो वाइल्ड लाइफ डिस्पोजल ऑफ वाइल्ड एनिमल आर्टिकल्स रूल 2023, इसमें बताया गया कि जो ये नियम ऐसे वन्य प्राणियों की वस्तुओं
अंगों की मतलब उनके पार्ट्स की ट्रॉफी आदि से निपटान का तरीका तय करते हैं और किसी राज्य को और केंद्र शासित सरकार को इसमें उसकी भूमिका को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है और ये बताया गया कि केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की एसेट के रूप में है, ये इसका दोहन आप नहीं कर सकते हैं। इसमें इस नियम में पहली बात ये बताई गई। अब इस नियम में दूसरी बात क्या होता है कि जो प्रजाति है उनके जो ब्रीडिंग है, जो उनके ब्रीडर्स हैं उनके लिए एक लाइसेंस नियम भी बताया गया। लाइसेंस नियम में क्या होता है कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2022 की अनुसूची 4 के परिशिष्ट शेड्यूल 1 में क्या होता है कि जो अंतर्गत सूचीबद्ध किसी भी अनुसूचित मामले की कैप्टिव ब्रीडिंग या कृत्रिम वानस्पतिक जनक आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के संलग्न लोगों के लिए लाइसेंस दिया जाएगा, उसके हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया और शुल्क और पंजीकरण इसमें क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। और जो क्या होगा, जो 90 दिनों की अवधि के भीतर मुख्य वन जीव वार्डन के सामने लाइसेंस के लिए आवेदन करना आवश्यक है। जो इस अधिनियम में संशोधन किया गया था उसमें इसकी डेट क्या कर दी गई, मतलब लिमिट क्या कर दी गई, 90 डेज मतलब 90 दिन कर दी गई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो WP है, वन्य जीव प्रोटेक्शन, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सब अमेंडमेंट अधिनियम 2023 है, इसके अन्य प्रावधानों की बात करें तो इसमें क्या कर दी गई, इसमें पहले अनुसूची होती थी 6। ठीक है, तो इस अनुसूची में क्या कर दी गई, इसमें क्या कर दी गई, अनुसूची को घटाकर 4 अनुसूचियों में कर दी गई। पहले 6 होती थी, अब इसको कितनी कर देगी, 4 हो गई। तो इसमें ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ये यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जनरली क्या है, स्टेट पीसीएस में ये पूछ लिया जाता है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2022 किया गया है उसमें जो शेड्यूल दी गई, जो अनुसूची दी गई, उनकी संख्या 6 है। अब आपको अगर नहीं पता है तो आप सोचेंगे कि शायद से सही कह रहा है क्योंकि 6 ही होगी, तो जबकि अनुसूची की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है, 4 कर दी गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या जोड़ा गया, जो साइट्स को लागू करने के लिए एक नया अध्याय 5th वी जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया, 5th वी जोड़ा गया। और केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया कि वह पौधे और जो जीवों की आक्रामक विदेशज प्रजाति है, यानी जो भारत की जो नेटिव प्रजाति है उनका नेटिव प्रजाति नहीं है तो उनका क्या कर सकती है, उनका रेगुलेशन कर सकती है, उनको विनियमन करे। और बता दें जो धार्मिक या किसी उद्देश्य के लिए हाथियों के उपयोग की अनुमति दे दी गई है। ठीक है, हाथियों का प्रयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं जो 4 अनुसूची थी, मतलब जो 6 अनुसूची थी वो 4 कर दी गई, तो वो अनुसूची कौन कौन सी है उनको देख लेते हैं। अनुसूची 1 में क्या कि ये सबसे अधिक संरक्षण वाली जंतु प्रजातियों को इसमें रखा जाता है। और अनुसूची 3 जो है, अनुसूची 3 क्या कहती है, इसमें सबसे कम संरक्षण वाली पशु और जो प्रजातियों को रखा जाता है। और जो अनुसूची इसकी शेड्यूल 3 है उसमें क्या है, पौधों की संरक्षित प्रजातियों को रखा जाता है। और जो अनुसूची 4 है इसमें क्या है, साइट्स के अलग अलग परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजाति इसमें रखी जाती है। तो ये हमने डिस्कस कर ली, जो 4 अनुसूची इसमें दी गई थी उन 4 अनुसूचियों को इसमें हमने डिस्कस कर लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो टाइगर कन्वर्जेशन ऑफ इंडिया। टाइगर कंजर्वेशन ऑफ इंडिया में अगर हम देखते हैं तो टाइगर को संरक्षण के लिए कुछ उपाय किए गए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया और NTCA की स्थापना की गई और एमस्ट्रैप के द्वारा टाइगर की गणना की गई है। के लिए एक एमस्ट्रैप एक प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा एक मतलब धारी होती है टाइगर की, प्रत्येक टाइगर में जो धारियां होती हैं, उंगलियों के निशान होते हैं, वो एक अलग तरीके से होते हैं। मतलब जो अलग अलग टाइगर होंगे वो हमको देखने में एक ही लगते हैं, लेकिन वो धारियों की जो संख्या होती है या उनकी बनावट होती है वो क्या होती है, वो अलग प्रकार की होती है। तो देखते हैं कि कैसी ये चर्चा में क्यों रहा। चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि जो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए हैं और प्रधानमंत्री मैसूर मतलब कर्नाटक में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 50 साल पूरे होने पर एक उत्सव मनाया गया है। और इस कार्यक्रम के दौरान भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की भी शुभारंभ किया है। उत्पत्ति देखें तो IBCA मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को सबसे पहले 2019 में शिकार और अन्य
वन्य जीव व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समूह के रूप में प्रस्तावित किया था। जो इसका उद्देश्य क्या था, आईबीसी का इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था जो 7 बिग कैट्स हैं जो पाई जाती है विश्व में, उनका संरक्षण करना। उनके संरक्षण के लिए इसको लॉन्च किया गया था। जो 7 बिग कैट्स हैं उसमें कौन कौन से हैं, उसमें बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जैगुआर है और प्यूमा है। तो ये 7 बिग कैट्स अलायंस इसमें देखी जाती है। ठीक है, 7 बिग कैट्स अलायंस इसमें देखी जाती है। अब बात करते हैं एक नई चीज की कि इसके जो उपयुक्त 7 प्रजातियां हैं उनमें प्राकृतिक पर्यावास वाले 97 देशों के परस्पर सहयोग के लिए एक मंच में एकजुट करना भी आईबीसी जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसका एक कार्य रहा है। और इसके लिए 5 वर्ष के लिए सुनिश्चित समर्थन प्रदान करेगा ये। ठीक है, और 800 करोड़ रुपए की जो अधिकृत गारंटी है उस पर काम करता है। अब प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इसको लॉन्च किया गया था और ये क्या कि सेंट्रल प्रायोजित स्कीम है, मतलब क्या कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और अगर हम भारत में बात करते हैं तो प्रारंभ में प्रोजेक्ट टाइगर को भारत के अलग अलग 9 टाइगर रिजर्वों में शुरू किया गया था। और इसके अंतर्गत कौन से मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत इसको चालू किया गया था। जिसका उद्देश्य क्या था, जो भारत में जो टाइगर है, जो बाघ है, उनकी क्या करना, उनकी स्थिति को बढ़ाना, उनकी संख्या को बढ़ाना। और इसके लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी लेगी, कार्यान्वयन एजेंसी लेगी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA लेगी। और इसको क्या कि वैधानिक निकाय का स्टेटस इसको दिया गया। ठीक है, तो इसका वित्त पोषण क्या है, जो इसकी फंडिंग आएगी, तो फंडिंग क्या होगी, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को क्रम से कितने 60% और 50%, जो कि पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और जो हिमालयी राज्य हैं दोनों में, दोनों प्रकार के जो में कितनी दी जाएगी, 90% किसके द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके द्वारा दी जाएगी। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन नाम से नया डिवीजन बनाया गया, मतलब PT&E के नाम से बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शुरू की गई अलग अलग गतिविधियां क्या कि नए, सबसे पहले क्या है कि नए टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई और जो पुराने टाइगर रिजर्व थे उनका पुनरुद्धार के लिए कार्यक्रम चलाए गए। तो अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में भारत में 55 टाइगर रिजर्व हैं। और कितने रिजर्व है, 55 टाइगर रिजर्व है। और टाइगर की प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा एक और गतिविधि चलाएगी कि टाइगर रिजर्व के लिए कोर और बफर स्ट्रेटजी लाएगी। और NTCA ने क्या किया, बाघों के आंकलन के लिए एम-स्टेप मॉनिटरी सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस एप्लीकेशन का उपयोग किया। ये क्या करता है, ये जो बाघ हैं उनकी गणना करता है, उनकी कैलकुलेशन करता है कि कितने बाघ अभी हैं, उनकी जनसंख्या की गणना करता है। ठीक है, तकनीकी अगर प्रगति में देखें तो ई-बर्ड परियोजना के तहत पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए मानव रहित हवाई वाहन UAV का उपयोग किया गया। अब बात कर लेते हैं जो बाघ है उसके बारे में। तो भारतीय बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में बात करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसकी साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस नाम है इसका। और यह है कि एक फ्लैगशिप स्पीशीज के रूप में कार्यरत काम करती है, भारत की प्रमुख प्रजाति है। और इसे भारत का राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया हुआ, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, अगर हम इसकी IUCN स्टेटस देखें तो इसकी IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज है ये। अगर साइट्स की देखें तो साइट्स की परिशिष्ट वन में आता है। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसकी शेड्यूल्ड वन में आता है, उसके अनुसूची वन के अंतर्गत इसको रखा गया है। और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसमें अनुसूची 4 में रखा गया। तो ये कहीं ना कहीं शायद इसमें कुछ
कुछ गलत दिया हुआ है, ये तो इसमें देख लेना है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ही सेम कर दिया गया है। अब बात करते हैं जो इसकी विशेषताएं की, जो बाघ होते हैं उनकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो बाघ एकांत प्रिय होते हैं और अपने क्षेत्र में रहने वाले अपने क्षेत्र में रहने ही ये क्या करते हैं, पसंद करते हैं। एक वयस्क नर बाघ के साथ 2 से लेकर 7 बाघिन तक हो सकती है, ठीक है, और प्रत्येक बाघ में जो धारियां होती हैं मानव उंगलियों के निशान की तरह अलग अलग प्रकार की, जैसे कि हमारी जो लगते हैं ना उसमें फिंगरप्रिंट वगैरह लगते हैं, आइरिस वगैरह लगते हैं आधार कार्ड के साथ, तो क्या होता है हर मनुष्य की अलग अलग होती है, ऐसे ही बाघ की जो पट्टियां होती है वो प्रत्येक बाघ के लिए अलग अलग होती है, वो उसकी एक अलग पहचान के रूप में कार्य करती है, ठीक है। अब बाघों के संरक्षण की अगर अन्य उपाय की बात करें तो TX2 स्टेटस दिया जाता है। TX2 स्टेटस उस टाइगर रिजर्व को दिया जाता है जिसने वर्तमान में जो पास्ट में जो उसके और पास्ट के तुलना में जो भी प्रेजेंट है, ठीक है, भूत की तुलना में जो वर्तमान है उसमें बाघों की संख्या में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी की हो, या बाघों के संरक्षण के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हो, जिन पहलों का जो रहा है योगदान बाघों की जो गणना करने में रहा हो या बाघों की संख्या बढ़ाने में रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, हम NTCA की बात कर रहे थे तो NTCA को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। NTCA मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करते हैं तो इस सुर्खियों में क्यों रहा है और इसके सुर्खियों में रहने के कारण क्या है। तो NTCA के बारे में अगर हम बात करते हैं तो NTCA को जो है 2006 में जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके NTCA को एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था या गठित किया गया था। और इसकी उत्पत्ति क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई जो टाइगर फोर्स है की सिफारिश पर 2005 में हुई थी। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा और संसद के 3 सदस्य होंगे और केंद्रीय पर्यावरण और वन्य जलवायु परिवर्तन के सचिव होंगे और उसके अन्य अदर्स मेंबर्स इसमें शामिल होंगे। और इसको लागू करने वाला मंत्रालय कौन सा है, इसको लागू करने वाला मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका मंत्रालय है, ठीक है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करते हैं तो इसके उद्देश्य जो प्रोजेक्ट टाइगर को संवैधानिक प्राधिकार या मान्यता प्रदान करना और टाइगर रिजर्व के प्रबंधन केंद्रों को और केंद्रों की जवाबदेही को बढ़ाना। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसने 2019 में कैमरा ट्रम्प आधारित सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण अभियान संचालित किया था, जो कि गिनीज बुक रिकॉर्ड में क्या हो गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। NTCA द्वारा जारी कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, उन रिपोर्ट्स को भी एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहली रिपोर्ट्स क्या कि भारत में बाघ, शहर परभक्षी और शिकार की स्थिति 2022 की रिपोर्ट क्या कि बाघों की संख्या क्या कि वर्तमान में दुनिया भर में पाए जाने वाले वन्य बाघों की लगभग 75% आबादी कहाँ है, जो बाघ पाए जाते हैं वो भारत में पाए जाते हैं टोटल बाघ के, ठीक है। बाघों की गणना के लिए एमस्ट्रिप टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, मतलब एप्लीकेशन का यूज किया गया था और कैमरा ट्रम्प पर आधारित कैप्चर मार्क रिकैप्चर यूज किया गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बाघों की संख्या जो है तो स्टेटस ऑफ टाइगर एंड कोप्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2020 रिपोर्ट। देश में बाघ की संख्या कितनी है, अगर हम 2018 की बात करें तो देश में जो बाघ थे वो 2967 थे, लेकिन 2022 में अगर हम देखते हैं तो ये कितने हो जाते हैं, 3682 बाघ हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बाघों की अधिकतम संख्या वाले राज्य कौन से हैं। सबसे पहला मध्य प्रदेश, कितने 786, और कितने 5वें नंबर पे कौन सा आ जाता है, 5वें नंबर पे है 306 तमिलनाडु। 2018 और 2022 के डेटा देखा गया है, ठीक है। और बात करते हैं जो भारत में सर्वाधिक संख्या वाले रिजर्व कौन से हैं, सर्वाधिक संख्या वाले रिजर्व कौन से हैं, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में कितने हैं, 260 हो गए हैं।
और जो बांदीपुरा कर्नाटक में 150 बाघ है अभी इसमें 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। जो नागरहोल है वहाँ पे 141 बाघ है, और जो बांधवगढ़ है वहाँ पे 135 बाघ है, और जो दुधवा है उत्तर प्रदेश का इसमें कितना है 135 बाघ इसमें बताए गए हैं कि इसमें पाए जाते हैं। अब बाघों की न्यूनतम संख्या वाले राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो अभी 2022 का हम डेटा देख लेते हैं। तो नागालैंड में 0 है, नागालैंड में कोई बाघ नहीं पाया जाता, मिजोरम में भी नहीं पाया जाता, और झारखंड में 1 बाघ पाया गया है, और गोवा में 5, और अरुणाचल प्रदेश में 9 बाघ पाए गए हैं। तो ये जो बाघों की न्यूनतम मिनिमम संख्या वाले राज्य हैं, जो 5 राज्यों का हमने दिखाया है, जो इंफोग्राफिक में दिखाया हुआ है। जो बाघ विहीन रिजर्व, जो जहाँ पे बाघ नहीं पाए जाते, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कई बार कि बाघ कहाँ पाए जाते हैं, बाघ यहाँ पाए जाते हैं, आपको 3-4 वो दे देगा, टाइगर रिजर्व दे देगा, या जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनको दे देगा, और पूछेगा कि कहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। तो कहाँ पे दम्पा मिजोरम में नहीं पाए जाते, और कमलान अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते, और कमाल तेलंगाना में, और सतकोशिया उड़ीसा में, और सह्याद्री महाराष्ट्र में, इनमें बाघ नहीं पाए जाते हैं। अब एक और रिपोर्ट है जो क्या है, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन MEE। इसका चर्चा में क्यों रही है, क्योंकि इसका 5वां चक्र का 5वां जो 5th चक्र है, 5th साइकिल है, इसकी एक फाइनल रिपोर्ट सामने आई गई है। तो MEE की बात करते हैं हम, तो इसको 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसको संचालित कौन कर रहा है, संचालित कर रहा है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है WII, इसको क्या करता है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, संयुक्त रूप से मतलब कंबाइंड रूप से इसको क्या कर रही है, कंबाइंड रूप से इसको संचालित कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं जो प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन था, MEE क्या था, तो ये किसमें है, ये डिजाइनिंग एंड प्लानिंग बेस्ड भी है, और क्या कि पर्याप्तता उपयुक्तता बेस्ड भी है, और आपूर्ति बेस्ड भी है। उसके मतलब संदर्भ क्या रहे हैं, और संदर्भ के इनपुट्स क्या हो सकते हैं, और इनपुट्स के उसके साथ क्या कि परिणाम क्या हो सकते हैं। तो जो परिणाम रहे हैं, जो संदर्भ है, तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया, क्या क्या प्लानिंग की जा सकती है, और जो प्लानिंग कर दी गई है तो उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, तो प्रक्रिया के माध्यम से देखा जाता है। और जो उसके आउटपुट रहेंगे तो वो क्या है कि हमें किस प्रकार के उत्पाद और सेवा उत्पादित की गई है, वो उसके इसमें देखी आउटपुट्स में देखी जाती है। जो अब इसका 5वें चक्र के 5th साइकिल के बारे में देखेंगे, जो MEE का 5th साइकिल चला था, इसमें कितना होता है, जो 51 टाइगर रिजर्व है उनका क्या किया कि 51 टाइगर रिव्यूज का मूल्यांकन किया गया। इसमें केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व को भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन वाले टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया गया है। ठीक है, जो MEE है का समग्र औसत स्कोर वर्तमान मूल्यांकन में कितना है, 78% हो गया है। और बताया कि देश के किसी भी टाइगर रिजर्व को ऊपर की मतलब खराब प्रबंधन की श्रेणी में नहीं रखा गया। इसका मतलब है कि सही जगह मतलब सभी जगह सही काम चल रहा था। ठीक है, अब ये तो ये जाने डेटा कि सही चल रहा था या नहीं चल रहा था, बट जो हमको बताया वो हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर न्यूज रिलेटेड टू टाइगर कंजर्वेशन। तो टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड और अदर न्यूज कौन से रहे हैं, तो एक टाइगर रिजर्व रहा है चर्चा में, वो कौन सा, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, DKTR। ये DKTR चर्चा में क्यों रहा है, NTCA है उसने DKTR मतलब धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी, और देश का ये कितना होगा, ये 55वां टाइगर रिजर्व होगा। ये कहाँ है, अगर 54वें टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो 54वां टाइगर रिजर्व कहाँ, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे, जो कि MP में अवस्थित है। अब टाइगर रिजर्व जो है उसको क्या करते, जो टाइगर रिजर्व को राज्य सरकार अधिसूचित करती है, और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38B के तहत NTCA की सलाह पर किया जाता है। NTCA की सलाह पर इसको क्या किया जाता है, अधिसूचित किया जाता है, बनाया जाता है। और यह राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है, और राजस्थान के जब 5वां टाइगर रिजर्व है, राजस्थान के अन्य 4 टाइगर रिजर्व को हम देख लेते हैं। तो कौन सा है, एक रणथंभौर है, एक सरिस्का है, एक क्या मुगलरा हिल्स और रामगढ़ ब्रिजधारी।
टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये सारे जो राजस्थान में अवस्थित है। अब एक और टॉपिक रही है टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, बाघ स्थानांतरण परियोजना। तो भारत की पहली जो अंतरराष्ट्रीय बाघ स्थानांतरण परियोजना थी वो क्या हो गई? विफल हो गई है। वो क्या हो गई है? सफल नहीं हो पाई है। तो उसका चर्चा क्या क्यों नहीं सफल हो गया? देखते हैं कि जो एनटीसीए है द्वारा 2018 में जो टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और इसके तहत दो बाघों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया गया था। तो मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बाघ महावीर जिसका नाम रखा गया था और बांधव से एक बाघिन सुंदरी को उड़ीसा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया था इन दोनों को। ठीक है, तो महावीर कहाँ से किए गए थे? कान्हा टाइगर रिजर्व से। और जो एक बाघिन की सुंदरी वो कहाँ से की गई थी? वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से रिलोकेट की गई थी। कहाँ पे की गई? सतकोशिया टाइगर रिजर्व में, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, ये विफल हो जाती है तो इसमें इतना ही पूछेगा। अब एक और पॉइंट आता है समझ में न्यूज में और पॉइंट इसमें वो क्या है? आईयूसीएन का एकीकृत बाघ पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम या बाघ कार्यक्रम या टाइगर प्रोग्राम भी इसको कह सकते हैं। तो इसको टाइगर प्रोग्राम के चरण 4 के लिए कॉल फॉर कॉन्सेप्ट नोट्स लॉन्च किया गया है और जो चरण 4 जो स्टेज 4 है कार्यक्रम का विस्तार करते हुए अन्य पेनिसाइन प्रजाति विशेष रूप से तेंदुआ को और कौन से क्लाउडेड लेपर्ड को शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन से शामिल किया गया है? तेंदुआ को शामिल किया गया है और क्लाउडेड लेपर्ड को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, एक और नया पॉइंट आता है जीटीआरपी ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। तो जीटीआरपी क्या बताता है कि बाघों की आबादी में 60% की कुल वृद्धि दर्शाई गई है 2.2 में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो ये जीटीआरपी चलाई जा रही है तो ये 13 देशों की कंबाइंड पहल है और इसका लक्ष्य क्या था कि 2022 तक वनों में बाघों की संख्या को क्या करना? दोगुनी कर देना। और इस पहल का प्रारंभ 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र के माध्यम से ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के तहत क्या किया गया था? के तहत विकसित किया गया था और 2022 में जीटीआरपी ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम 2.0 लॉन्च कर दिया गया और इसे 2023 तक लॉन्च किया गया है ना। इसका टारगेट क्या है? 2034 तक, सॉरी 2034 तक के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, अब एक नया टॉपिक आता है। आज थोड़ी तबीयत ऐसी भी हो रही है, जुकाम हो रहा है, ठंड भी लग रही है। नया टॉपिक कौन सा? प्रोजेक्ट चीता। तो चर्चा में क्यों रहा है इसको देख लेते हैं। जो एनटीसीए है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है उसने प्रोजेक्ट चीता परियोजना की निगरानी के लिए चीता परियोजना संचालन समिति सीपीएससी का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया है। अगर हम सीपीएससी के बारे में हम देखते हैं तो सीपीएससी क्या है कि जो 11 मेंबर की सदस्य समिति होती है और इसका मुख्य कार्य है जो चीता परियोजना है उसके कार्यान्वयन की निगरानी करना और इस समिति का 2 साल तक प्रभावी रहेगी। 2 साल तक के लिए इसको क्या किया गया? बनाया गया है। अब बात करते हैं कि बनाई क्यों गई थी। तो बनाई इसलिए गई थी जो हाल ही में मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क की एंट्री से नामीबिया से लाए गए चीतों में जैसे पैदा एक शावक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और इसी घटना के कारण सीपीएससी को बनाया जाता है। जो समिति बनाई गई है इसी को लेकर बनी गई है। अब प्रोजेक्ट चीता की विशेषताओं की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट चीता क्या है? प्रोजेक्ट चीता के 5 वर्षों में देश के अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों में कम से कम 50 चीतों का पुनर्वास किया जाएगा और इनमें से अधिकतर चीते कहाँ से लाए जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे और इसकी जो कार्यान्वयन कौन कर रहा है? कार्यान्वयन कर रहा है एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कर रही है। और जो इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में चीता को फिर से बसाना। आपको पता होगा कि जब 1952 में चीता को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था और स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद देश में विलुप्त होने वाली एकमात्र जो बड़ी जंगली बिल्ली है जो स्तनधारी है उसकी प्रजाति है। ठीक है, तो कब से ये पूछ लिया जाता है कि 1952 से चीता विलुप्त था और 20 चीता को रिलोकेट किया गया है। पहली बार चीता कहां से लाए गए थे? दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए थे 12 चीते। ठीक है, अब बात करते हैं जो चीता के बारे में, अफ्रीका चीता के बारे में और एशियाई चीता के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो जो ये क्या में आते हैं तो अफ्रीकी चीते हैं। आईयूसीएन की स्टेटस अगर हम देखें तो वल्नरेबल है
और जो एशियाई चीता है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। और जो अफ्रीकी चीते हैं वो साइट्स की परिशिष्ट वन में आते हैं, और इनका वितरण की अगर हम बात करते हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर इनकी हम शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो ये एशियाई चीतों की तुलना में आकार में बड़े होते हैं, और इनका शरीर अपेक्षाकृत बड़ा और पैर और गर्दन बहुत ही मजबूत होती है, ठीक है। और इनके आहार की बात करें तो विषाक्त आवास आहार में विविधता पाई जाती है। अभी विविधता क्या पाई जाएगी, वही चीता क्या खाएगा, अभी ये तो आप सब जानते हैं। दो गाना है ना कि शेर भूखा रह लेगा पर घास कभी नहीं खाएगा, और मैं तो घास में खाते से रहते हैं। तो हम देखते हैं कि हम एशियाई चीता के बारे में कर लेते हैं, मुद्दा दूसरा। तो एशियाई चीता के बारे में बात करते हैं तो एशियाई चीता क्या है, जो आयुष्मान की स्थिति कौन सी है, स्टेटस कौन सा आयुष्मान का, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस है। और जो साइट्स है तो उसकी परिशिष्ट वन में आती है, और ये केवल ईरान में केवल गिने चुने की बची है। और ये अफ्रीकी चीतों की तुलना में थोड़े छोटे और पतले होते हैं, इनकी गर्दन काफी छोटी और पतली और पैर भी पतले पतले होते हैं, ठीक है। और आहार के सीमित स्रोत विशेषकर मध्यम वर्ग के चिंकारा और गजेरे तरीके के क्या करते हैं, खा लेते हैं। और जो अफ्रीकी चीता है उनकी कुछ जो विशेषताएं हैं, स्पेशलिटी हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, दौड़ दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी स्तनधारी है, और 80 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकता है। और ये दिनचर होते हैं, दिनचर का मतलब है कि भाई दिन में शिकार करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो चीते दहाड़ते नहीं है, जो टाइगर होते हैं वो दहाड़ते नहीं है। जो अन्य डिफरेंस दहाड़ते हैं, कौन कौन से शेर, बाघ, तेंदुआ और जैगुआर सब दहाड़ते हैं, लेकिन जो चीता है वो नहीं दहाड़ते हैं। और चीता का जो गर्भकाल होता है वो लगभग 93 दिन का होता है, 93 डेज का होता है। और ये मुख्यतः 3 सामाजिक समूहों में रहते हैं। 3 सामाजिक समूह के लिए मादा जो फीमेल रहेगी और उसके शावक रहेंगे, या जो दूसरा क्या रहेगा, या मेल का ग्रुप रहेगा, या क्या होगा, या सिंगल मेल रहेंगे, मतलब एक नर के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉपिक है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि चर्चा में क्यों रहा। तो चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट को 30 वर्ष पूरे हो गए। इसके उपलक्ष्य में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में एक गज उत्सव का क्या किया गया, गज उत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, उसके बारे में। काजीरंगा के उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, और दक्षिण में कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियां, ठीक है, कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियां हैं। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को धरोहर स्थल है, और 2006 में टाइगर रिजर्व का इसको स्टेटस दिया गया था। तो इसमें नदी कौन कौन सी बहती है ये भी कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र, निम्फलू, मोरा निम्फलू और मोरा धनसिरी इसमें नदियां वो बहती हैं। तो इसमें कौन कौन से प्राणी या वनस्पति पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं भारतीय गैंडा पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं, चीता और हाथी इसमें पाए जाते हैं। और अगर हम प्राणी जात की वनस्पति की बात करते हैं तो कुंभी पाई जाती है, आंवला पाए जाते हैं, कॉटन ट्री पाए जाते हैं, और एलिफेंट एप्पल वगैरह इसमें पाए जाते हैं। हम बात करते हैं जो कर्नाटक का मैसूर हाथी रिजर्व है वो सबसे बड़ा हाथी रिजर्व है। बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है। और इस योजना के तहत क्या है कि हाथी के पर्यावरण वाले प्रमुख राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। और वर्तमान में यह परियोजना जो है, यह प्रोजेक्ट 22 राज्यों और 23 शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है, ठीक है। तो भारत में अभी तक बात करते हैं तो भारत में अभी तक टोटल 33 क्या है हाथी रिजर्व है, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, 80,000 वर्ग किलोमीटर का है। तमिलनाडु और असम में सबसे अधिक हाथी रिजर्व है, दोनों में कितने हैं, 5 हाथी रिजर्व। उसके बाद केरल आता है, केरल में 4 हाथी रिजर्व है, और उड़ीसा में 3 हाथी रिजर्व है। जो सबसे बड़ा हाथी रिजर्व हमने पहले बता ही दिया है वो मैसूर
कर्नाटक का मैसूर हाथी रिजर्व सबसे बड़ा हाथी रिजर्व है। ठीक है, भारत में है जो एलिफेंट कॉरिडोर है, जो हाथी गलियारे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे ज्यादा हाथी गलियारे कहाँ है? वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा एलिफेंट कॉरिडोर है। और भारत और नेपाल के बीच 6 राष्ट्रीय पार्क क्या है? एलिफेंट कॉरिडोर है। ठीक है, उसके आने जाने के लिए कॉरिडोर क्या होता है? आने जाने के लिए होता है कि इस मार्ग से हाथी निकलने का। हाथी का मतलब है कि हाथी एक कीस्टोन स्पीशीज होती है, तो मतलब वो जिस रास्ते से जा रही है तो वो उसी रास्ते से अगर उसको वापस आना है तो उसी रास्ते से आएगा। तो इससे क्या होता है? मैन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट को करने के लिए एलिफेंट कॉरिडोर बना दिए गए कि वो एक रास्ता है, उस रास्ते से गुजरेंगे और उस रास्ते से वापस आ जाएंगे। तो इससे क्या, जो मैन के साथ का कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मानव है और मानव की गतिविधियां हैं, आकांक्षाएं कहाँ तक है मतलब। ठीक है, अब बात करते हैं एलिफेंट्स के बारे में, जो भारतीय हाथी है उसके बारे में। तो भारतीय हाथी की अति बुद्धिमान प्राणी होती है और ये दुख और करुणा महसूस करने वाले जटिल व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं। ये अगर दुख है आदमी किसी को, उसके साथ करुणा भी दिखाते हैं। ठीक है, आपने कई जगह देखा होगा कि हाथी क्या कर रहे हैं? लोगों को मसाज दे रहे हैं। ठीक है, अब गलती से ज्यादा मसाज दे दिए तो फिर क्या कहें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि जो इनके ग्रुप का नेतृत्व करती है वो कौन करती है? वो फीमेल एलिफेंट करती है, मतलब हथिनी क्या करती है? नेतृत्व करती है इनके ग्रुप का। ठीक है, और सभी स्तनधारी में हाथी का गर्भकाल सबसे लंबा होता है, 18 से 22 महीने तक का इसका गर्भकाल होता है। अब हाथी का जो स्टेटस है उस स्टेटस की बात हम कर लेते हैं। तो हाथी का जो हाथी है, एशियाई हाथी है, वो क्या है? वो आयुष्मान स्टैंडर्ड क्या है? उसका आयुष्मान स्टेटस का वो इंडेंजर्ड है। और ये कितने होते हैं? छोटे आकार के होते हैं और वजन कितना होता है? 3000 से 6000 किलोग्राम के बीच में होता है। कान गोलाकार होते हैं और छोटे कान में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अपेक्षाकृत इनकी जो स्किन होती है वो भी थोड़ी क्या होती है? मुलायम होती है। और जो माथा होता है वो जुड़वा गुम्बद वाला होता है, जुड़वा गुम्बद वाला सिर के टाइप में देखने को मिलता है। और जो दांत होते हैं केवल एशियाई दांत, केवल कुछ एशियाई हाथियों के दांत होते हैं, और जो इसमें फीमेल एलिफेंट होते हैं उनमें दांत नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो अफ्रीका हाथी है उनके बारे में हम बात कर लेंगे। जो अफ्रीकी हाथी है, अफ्रीकन एलिफेंट में अगर हम सवाना हाथी उसकी आयुष्मान स्टेटस को देखते हैं तो इंडेंजर्ड में है। और जो वन हाथी है अफ्रीका का, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड आयुष्मान के स्टेटस में रखा हुआ है। और ये बड़े आकार के होते हैं, इनका वजन जो कितना होगा? 4000 किलोग्राम से लेकर 8000 किलोग्राम तक का होता है। और जो इनके कान होते हैं वो पंखाकार के होते हैं और बड़े बड़े कान होते हैं, जिसकी अपनी उड़ाने के लिए, मक्खी वगैरह उड़ाने के लिए काम करते हैं। जो इनकी त्वचा होती है, जो इसकी स्किन होती है उन पे बहुत मोटी होती है, और क्या होता है उनमें जो झुर्रियां टाइप की सी पड़ी होती है, ढीली ढीली स्किन इसको देखने को मिलती है। और इनके माथे की या फोरहेड की बात करते हैं तो एकल गुम्बद सिर होता है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर एक बार में बना हुआ होता है। और अफ्रीकी हाथी और हथिनी दोनों के दांत होते हैं। ठीक है, दोनों में दांत पाए जाते हैं। तो ये तो हो जाता है ये। अब बात करते हैं जो हाथी गणना है 2017 के अनुसार भारत में 29,964 हाथी है और कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है। और इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में असम और केरल का स्थान आता है। अब बात कर लेते हैं एक स्पीशीज है राइनो, स्टेट ऑफ द राइनो 2023 रिपोर्ट। तो भारत में राइनो कौन सा पाया जाता है? व्हाइट राइनो पाया जाता है। तो सबको देख लेते हैं कि इस राइनो की 5 प्रजातियां होती है। तो इस चर्चा के दौरान एक रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा? इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के द्वारा, IRF इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। वो रिपोर्ट क्या है? IRF के बारे में देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। IRF को 1991 में इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन के रूप में स्थापित किया गया था। और वर्तमान में सभी जो 5 जीवित गैंडे की प्रजाति, जो राइनो की प्रजाति है, उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये क्या कर रहा है? बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। तो रिपोर्ट के बिंदु क्या है? जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 2023 में, तो इसके कुछ बिंदु ये हैं कि मतलब जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है, तो एक सींग वाले गैंडा है जो भारत और नेपाल में पाए जाते हैं, उनकी आबादी क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है, जिन्हें भारतीय गैंडा भी कहा जाता है। ठीक है,
और लगातार अवैध शिकार के कारण जो काले गैंडे हैं, जो ब्लैक राइनो है, उनकी आबादी बढ़ रही है। और दूसरा बताया जाएगा जो व्हाइट राइनो है और जो सुमात्रन राइनो है, उसकी आबादी कम हो रही है। तो किस किस की आबादी बढ़ रही है? जो ग्रे वन और राइनो है और जो ब्लैक राइनो है, उनकी जो आबादी है वो तो बढ़ रही है, लेकिन वही जो व्हाइट राइनोज है और जो सुमात्रन राइनोज है, उनकी आबादी क्या हो रही है? कम हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि इंडियन राइनो की स्थिति की बात कर लेते हैं। उससे पहले हम जो राइनो की कुछ स्थितियों को देख लेते हैं। तो व्हाइट राइनो नियर थ्रेटनेड है आईयूसीएन की स्टेटस में, और जो इंडियन राइनो है ये वल्नरेबल है आईयूसीएन की स्टेटस में, और जो ब्लैक राइनो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और जो जावाई गैंडा है, जो जावा राइनो है, वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और जो सुमात्रा गैंडा है, जो सुमात्रा राइनो है, वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में बनेगा। मतलब जो एक है नियर थ्रेटेड है, एक है वल्नरेबल, और बाकी तीन क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में आईयूसीएन का स्टेटस इनको प्राप्त है। तो अब बात कर लेते हैं जो गैंडे के सींग होते हैं वो कैरोटीज से बने होते हैं, और जो एवरी ईयर 7 सेंटीमीटर तक ये बढ़ जाते हैं। ठीक है। और एशियाई गैंडे क्या होते हैं? अच्छे तैराक भी होते हैं, और ये नदियों को क्या कर जाते हैं? आसानी से पार कर लेते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं जो इंडियन राइनो है उसके स्टेटस वगैरह के बारे में हम देख लेते हैं। तो वल्नरेबल स्टेटस आईयूसीएन में, और साइट्स में साइट्स की परिशिष्ट 1 में रखा गया है, और जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसकी अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है। और प्रजाति स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के तहत शामिल 22 प्रजातियों की सूची में भी इसको शामिल किया गया है। तो भारतीय गैंडे के बारे में बात कर ली हमने। और ये क्या होती है? खुद के लिए भी होते हैं, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं, रेस भी लगा सकते हैं। ठीक है। और इनका खतरा क्या है? इनका खतरा है सींग के शिकार के लिए। मतलब इनको क्या कि जो इनका सींग होता है निकला हुआ आगे की तरफ, उसके शिकार के लिए, क्योंकि उसको बताते हैं कि उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, और कुछ अफवाहें भी होती हैं, अफवाहों के कारण भी इसको मार दिया जाता है उस सींग के लिए। ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है इसकी बात कर लेते हैं। जो इसका प्राकृतिक आवास है, तो यह आमतौर पर कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह आमतौर पर नेपाल में, भूटान और पाकिस्तान और भारत में पाया जाता है। और भारत में इसकी आबादी जो है वो 85% तक रहा है, 85% तक है। और जो भारतीय गैंडे हैं, भारत जो मुख्य रूप से 7 जो क्षेत्र है, 7 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में कौन कौन से? असम में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थिति में पाए जाते हैं, अच्छी खासी स्थिति में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जो राइनो है उनके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, जो सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं। तो सबसे पहला उपाय किया जाएगा जो राष्ट्रीय गैंडा मतलब राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति स्ट्रेटजी बनाई गई थी 2019 में। दूसरा क्या हुआ? मतलब एशियाई राइनो पर नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया 2019 में ही, और इंडिया राइनो विजन 2020 की शुरुआत की गई थी। ठीक है। और एक WWF इंडिया और इसके IRF इंडियन राइनो फाउंडेशन का एक संयुक्त कार्यक्रम है। ठीक है। अब एक नई टॉपिक आता है वल्चर, गिद्धों की। अब एक नया टॉपिक है वल्चर का। तो भारत में जो वल्चर पाए जाते हैं, तो भारत में वल्चर है ये कुछ प्रजाति है। कितनी प्रजाति है? 9 प्रजाति इसमें देखने को मिलती है। जो मतलब व्हाइट रम्ड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, स्किल बिल्ड वल्चर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और इंडियन वल्चर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और रेड हेडेड वल्चर भी क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और बियर्ड हेड वल्चर क्या है? ये नियर थ्रेटनेड है। और जो सिनेरियस वल्चर है ये भी नियर थ्रेटनेड है। और हिमालयन ग्रिफन क्या है? जो हिमालयन ग्रिफन है ये भी क्रिटिकली नियर थ्रेटनेड है। और जो इजिप्टियन वल्चर है ये इंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में रखी गई आईयूसीएन में। और जो जो ग्रिफन वल्चर है ये भी क्या है? लीस्ट कंडीशन के रूप में रखा गया है। अभी चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए रहा कि जो औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड है, जो DTAB है, ठीक है, जो DTAB है मतलब ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, उसने जो गिद्धों के लिए हानिकारक जो दो दवाएं हैं उनके लिए उन पे क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये दवा कौन कौन सी है? ये दवा है कैटोप्रोफोन और एक्सलोफिनाक है।
ठीक है, एसिक्लोफेनाक इसमें क्या कर दिया गया है, इसको प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो डीटीएबी है ये दवाओं से संबंधित तकनीकी मामलों पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है और यह किसके अंतर्गत किसका हिस्सा है, ये सीडीएससीओ का हिस्सा है, मतलब केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का एक हिस्सा है। दवाओं प्रतिबंध के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कैट्रिप्रोफेन और एक्सिलोफेनाक, डाइक्लोफेनाक और निमेसुलाइड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई जो है इनका उपयोग क्या होता है, पशुओं पर इलाज के लिए किया जाता है। और ये जब पशु उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको जब ये गिद्ध खाते हैं, जब ये वल्चर खाते हैं तो इनकी जो श्वसन संबंधी बीमारी होती है उनके कारण इनको क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। आपको पता होगा जो डाइक्लोफेनाक है भारत में पहले से ही प्रतिबंधित की हुई है। भारत में गिद्धों की 9 प्रजाति पाई गई है, जो मैंने पहले ही बता दिया, जो आपको पहले टॉपिक स्टार्ट होते मैं ही बता दिया था। अब एक नया टॉपिक है जो कवक है उनके रिकॉग्निशन के लिए और उनके कंजर्वेशन के लिए, मतलब उनके मान्यता के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो फंजाई फाउंडेशन है उसने जो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के तत्वावधान में लोगों से आग्रह किया है कि जब भी वो फ्लोरा और फोना शब्दावली का प्रयोग किए करें तो उनके साथ साथ कवक मतलब फंगा शब्दावली उनका फंगा शब्दावली का क्या करें, प्रयोग करें। आप सबको पता होगा जो फ्लोरा, फोना और फंगा होते हैं वो ट्रिनिटी के रूप में कार्य करते हैं, पृथ्वी पर ट्रिनिटी के रूप में काम करते हैं। अब बात करते हैं जो फंगी है जो यह फंगा है, जो फंजाई है, कवक है, उसके बारे में। तो कवक की कई प्रजातियां होती हैं, तो इनमें से कुछ क्या होती है जो एकल कोशिका वाली प्रजातियां होती हैं और जबकि कुछ क्या होती हैं जो प्रजातियां जटिल बहुकोशिकीय प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। जो कवक का महत्व क्या होता है, जो फंजाई होता है उसका महत्व क्या है, तो खाद्य पदार्थों में भी इसका महत्व होता है और माइक्रोराइजल में, कार्बन भंडार में, अपघटन में और पोषक चक्र में जो होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल जो होता है और जो दवा निर्माण है उसमें भी इसका अच्छा खासा इस्तेमाल देखा जाता है। अब बात करते हैं फ्लोरा, फोना और फंजाई के बारे में। तो जो फ्लोरा है ये फ्लोरा है, ये क्या है, फोना है और ये क्या है, फंजाई। ये क्या है, फंजाई है, ठीक है। तो इनमें किंगडम्स की अगर बात करते हैं तो ये प्लांट होते हैं मतलब पौधे होते हैं और ये क्या होते हैं, प्राणी होते हैं मतलब एनिमेलिया होते हैं और ये क्या होते हैं, कवक होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो जो फ्लोरा होते हैं उसमें क्या होते हैं, शैवाल हैं, पुष्प हैं और वृक्ष हैं। गतिशीलता देखते हैं तो आमतौर पर एक ही जगह स्थिर रहते हैं और अगर हम इनकी जो जनन की बात करें, ब्रीडिंग की बात करते हैं तो जो बीज है या बीजाणु है वनस्पति जगत के जनन के माध्यम से होता है और भूमि तंत्र की भूमिका के प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में, प्राथमिक उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। अगर हम बात करते हैं फोना की, तो फोना किंगडम्स कौन से आते हैं, एनिमेलिया प्राणी किंगडम से आते हैं और उदाहरण के लिए जैसे कीड़े हैं और जो सरीर एम्फिबियंस हैं, जो स्तनधारी मैमल्स हैं वो इसमें आते हैं और ये क्या होते हैं, चलने फिरने में सक्षम होते हैं और लैंगिक और अलैंगिक जनन के माध्यम से क्या होते हैं, प्रजनन करते हैं, ठीक है। और उपभोक्ता और शिकार और शिकारी के रूप में पारिस्थितिकी जो इकोसिस्टम होता है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब ये उपभोक्ता भी है और शिकार भी होता है इनका, ये खुद भी शिकार करते हैं, ठीक है। और कवक की बात करें, फंजाई की बात करते हैं तो ये इसकी किंगडम कौन से, कवक है, फंजाई है। क्या होता है, मशरूम में सफेद मशरूम, फफूंद, और सॉरी सफेद मशरूम का नाम मशरूम है, फफूंद है और फफूंद के साथ साथ क्या है, खमीर, ये किस में आते हैं, कवक में आते हैं। आमतौर पर ये एक ही जगह स्थिर रहते हैं और बीजाणु या अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से क्या होता है, इनका जनन होता है और ये क्या करते हैं, एक अपघटक के रूप में इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब अपघटक के रूप में क्या करते हैं, इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में निभाते हैं। अब आता है रैंड सेंडर्स वुड की बात। लाल चंदन की लकड़ी के निर्यात संबंधी नीति क्या है, तो चर्चा में क्यों रही है, चर्चा में इसलिए रही है जो डीजीएफटी है, जो विदेश व्यापार महानिदेशालय है, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, न विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 और विदेश व्यापार नीति 2023 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत एक यह संशोधन जारी किया है। क्या किया है, जो विदेश व्यापार नीति के तहत लाल चंदन पर आयात प्रतिबंधित है जबकि इसका निर्यात क्या है, रेस्ट्रिक्टेड मतलब निषिद्ध है।
प्रोहिबिटेड है और रेस्ट्रिक्टेड है। निर्यात रेस्ट्रिक्टेड और जो आयात है जो वो क्या है, प्रोहिबिटेड है। जो अगर हालिया संशोधन की बात करते हैं तो हालिया संशोधन अनुमति किसकी देता है, जो कृत्रिम रूप से उत्पादित किए गए या उगाए गए लाल चंदन के लिए निर्यात या वार्षिक कोटा के लिए देता है। दूसरा क्या कि लाल चंदन के जंगली सैंपल पर सूर्य निर्यात कोटा को, जो मतलब शून्य है, जीरो निर्यात कोटा को क्या करता है, लागू करता है। और जो हम बात कर रहे थे अभी लाल चंदन की, तो लाल चंदन की आईयूसीएन स्टेटस की हम बात करते हैं तो ये क्या है, आईयूसीएन स्टेटस क्या है इसका, इंडेंजर्ड है। तो आपसे जो स्टेटस वगैरह होते हैं वही पूछे जाते हैं, तो चर्चा में क्यों रहा है, ज्यादातर ये नहीं, कई बार नहीं पूछा जाता। तो जो स्टेटस स्पीसीज के साथ यही होता है कि आप उसके स्पीसीज के वो कहाँ पाई जाती है ना, वो याद कर लीजिए। और उसके साथ साथ उसकी स्टेटस क्या है, आईयूसीएन स्टेटस क्या है, साइट स्टेटस क्या है, और जो WPA 1972 है उसके अंतर्गत कौन सा स्टेटस उसको दिया गया है, और उसके साथ साथ उसके जो अधिवास है उसको क्यों खतरा हुआ है, या जो वो जो थ्रेटनेड या लीस्ट कंसर्न के रूप में पहुंचा है तो वो क्यों पहुंचा, और उसके लिए क्या कि उसके लिए सरकार ने कौन कौन सी कार्यक्रम या इनिशिएटिव चलाए हुए, जो पहल चलाई हुई है, तो वही इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट हो जाता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते चल रहे हैं, ठीक है। तो लाल चंदन को हम देखते कि रेड सेंटर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो इसका आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है। और जो भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसकी अनुसूची 4 में इसको शामिल किया गया। और साइट्स की परिशिष्ट सेकंड में इसको क्या किया गया, सूचीबद्ध किया गया। और यह भारत का एक नेटिव वृक्ष प्रजाति है जो कि भारत की कहाँ पाई जाती है, पूर्वी घाट के सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, पूर्वी घाट में पाई जाती है, ठीक है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह बहुत धीमी गति से उगने वाली प्रजाति है और इसके वृक्ष को बड़ा होने में 25 से 40 साल तक लग जाते हैं, ठीक है। और यह है कि ये सूखा सहिष्णु वृक्ष प्रजाति है और इसके चिकित्सक गुणों के कारण पूरे एशिया में और विशेष रूप से चीन में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। और इसका उपयोग जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है और जो मेडिकल यूज तो इसका है ही है, ठीक है। और जो लग्जरी फर्नीचर होता है ना उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है, ये हो जाता है। और नेक्स्ट स्पीसीज हमारी अब है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो आक्रामक विदेशी स्पीसीज है, जो इन्वेजिव अलाइन स्पीसीज है उनको हम देखते हैं। तो आक्रामक विदेशी स्पीसीज की बात करते हैं तो देखते हैं कि जो आक्रामक विदेशी प्रजाति स्थानीय जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र या मूल प्रजाति तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और ये स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में स्थापित हो जाती है और अपना प्रसार करती है। जो वहाँ की नेटिव स्पीसीज होती है उसको क्या कर देती है, धीरे धीरे बाहर करने लग जाती है। जैसे कि लेंटाना घास है, कांग्रेस घास, लेंटाना है और कांग्रेस घास है। तो कांग्रेस घास है, ठीक है, जो कि नॉर्थ अमेरिका की है, तो विदेशी प्रजाति के रूप में आक्रामक प्रजाति के रूप में काम करती है। और ये क्या हो जाती है, जो मानव गतिविधियों के द्वारा कभी कभी जाने में, कभी कभी अनजाने में, दोनों रूप से आ जाती है। सभी विदेशी प्रजातियां जो होती है वो जरूरी नहीं कि वो आक्रामक ही हो, तो कुछ विदेशी प्रजातियां आक्रामक नहीं भी होती है। जो आक्रामक विदेशी प्रजाति है उनकी सामान्य विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य विशेषताओं की, ये तीव्र गति से क्या करती है, प्रजनन करती है और वृद्धि करने में सक्षम होती है और इनमें अपना प्रसार करने की उच्च क्षमता होती है और इनमें नई परिस्थितियों के साथ भौतिक रूप से अनुकूल होने की क्षमता होती है और इनमें अलग अलग प्रकार के आहार पर एवं भिन्न भिन्न प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की भी क्षमता इसमें होती है। अब बात करते हैं जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच IPBES है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 2012 में की गई। तो एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय के रूप में की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट हो जाता है कि ये संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं है। अब बात करते हैं जो IPBES है तो IPBES को यूनेप सचिवालय क्या करता है, संबंधी सेवाएं प्रदान करता है और 144 देश है और भारत भी इसका सदस्य है।
ठीक है, भारत भी इसका मेंबर अभी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्पीसीज की भी, जो इन्वेसिव स्पीसीज न्यूज में रही हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पहली स्पीसीज कौन सी रही है? पहली स्पीसीज रही है प्रोसोपिस चिलेंसिस। ठीक है, ये चर्चा में क्यों रही है? चर्चा में इसलिए रही है कि जो मन्नार की खाड़ी है, जो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, GOMBR है, वहां के 21 द्वीपों में देशज प्रजातियों की जो नेटिव प्रजाति है वहां की, उसको इसमें क्या किया, नुकसान पहुंचा रहा है, जो कि एक विदेशी वृक्ष की आक्रामक प्रजाति है। क्या कि विदेशी वृक्ष की एक आक्रामक प्रजाति है। जब बात करते थे, जो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते थे, भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो ये वृक्ष की बात हम कर रहे थे, जो इस ट्री की बात कर रहे थे, तो ये क्या कि ये सूखा प्रतिरोधी वृक्ष है, और यह 4 देशों की, ये दक्षिण अमेरिका के 4 देशों की, कौन कौन से, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली और पेरू की क्या कि नेटिव प्रजाति के रूप में है। ठीक है, और जो इसको जो वृक्ष है, जो वृक्ष है ये प्रोसोपिस चिलेंसिस, इसको चिली मेन्सकाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मेन्सकाइट के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट स्पीसीज क्या है कि गंबूशिया। नेक्स्ट स्पीशीज कौन सी? गंबूशिया। तो गंबूशिया क्यों चर्चा में रही है? तो एक अध्ययन में पता चला है कि जो गंबूशिया की 2 आक्रामक प्रजाति है भारत में अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों में फैल गई हैं, और इन दोनों प्रजातियों का नाम क्या है? गंबूशिया जो एफिनिश और गंबूशिया होलब्रूकी। ठीक है, और इसे भारत में जैविक तरीके से मच्छर पर नियंत्रण करने के लिए लाया गया था, और ये क्या करती है, जो मच्छर का लार्वा होता है उसको खाती थी। ठीक है, और इससे क्या कि मच्छर पनप नहीं पाते थे। और ये क्या कि संयुक्त राज्य अमेरिका की नेटिव स्पीसीज है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की मूल प्रजाति के रूप में है। अब बात करते हैं एक और स्पीसीज के बारे में। एक और स्पीसीज है कोर्नोकार्पस वृक्ष। कोर्नोकार्पस वृक्ष क्या है? ये क्या है कि ये आक्रामक मैंग्रोव प्रजाति है, और हाल ही में गुजरात सरकार ने इसे उगाने पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले तेलंगाना सरकार ने भी इस पे उगाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लुडविगिया पेरुवियाना, एक स्पीसीज है जो कि इसकी एक आक्रामक खरपतवार इसकी स्पीसीज है। इससे तमिलनाडु में क्या है, हाथियों के पर्यावास और चारागाहों को नुकसान हो रहा है, तो इसलिए इसको कर दिया गया। यह हिल स्टेशन के अधिकतर दलदलों पर फैल गया है, जिसे स्थानीय रूप में क्या बोलते हैं, वहां पे बायल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेड फायर चींटी। जो नेक्स्ट स्पीसीज रही है वो रेड फायर चींटी है, मतलब रेड फायर एंट है। यूरोप में पहली बार पाई गई है, और ये यूरोप में पहली बार पाई गई। अगर इसके नेटिव एरिया की बात करते हैं कि कहाँ की है, तो ये दक्षिण अमेरिका की मूल प्रजाति है, किंतु अब यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, मैक्सिको में पाई जाती है, कैरेबियन में पाई जाती है, चीन में भी पाई जाती है, और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है, लेकिन मूल रूप से कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका की है। ठीक है, अगर इसका प्रभाव है तो ये कई, मतलब प्रभाव है कि ये कई क्वींस यानी रानियों के साथ सुपर कॉलोनी बनाती है, और इनमें क्या है, तेजी से फैलने की क्षमता भी होती है, इनमें तेजी से फैलने की क्षमता भी होती है। और ये क्या कि ये जो आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो किसके द्वारा करते हैं? एक केमिकल छोड़ते हैं उसके स्राव के द्वारा, और किसके द्वारा करके? स्टिमुलेशन के द्वारा, के माध्यम से कम्युनिकेशन को क्या करती है? स्टेब्लिश करती है। एक और नया टॉपिक रहता है, एक और नया टॉपिक कौन सा है चर्चा में? चर्चा में रहा है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज के बारे में। तो ठीक है, हम देख रहे थे जो रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज है, जो संकटग्रस्त प्रजाति की रेड लिस्ट है, उसके बारे में क्या कहें। तो आयुष चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा, जो IUCN है उसने जो रेड लिस्ट है उसको अपडेट कर दिया है। तो रेड लिस्ट के बारे में अगर बात करें, तो रेड लिस्ट में बताया कि जो लगभग 44,000 प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने अधिक है? 2000 स्पीशीज इसमें अधिक किए गए हैं। और जो सेंगा हिरण है को क्रिटिकली इंडेंजर्ड से क्या कर दिया? नियर थ्रेटनेड की श्रेणी में रख दिया गया है। ठीक है,
जो इसकी IUCN स्टेटस पहले कौन सा था, पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, अब इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड से बदलकर नियर थ्रेटनेड के रूप में क्या कर दिया गया, दर्शा दिया गया, मतलब रख दिया गया। जो यह संस्करण जो है, इस संस्करण में पहली बार ताजे पानी में पाए जाने वाली मछलियों का वैश्विक आकलन भी शामिल किया गया। तो आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि जो IUCN की रेड लिस्ट है, क्या उसमें जो मछलियों को रखा जाता है, क्या उसमें जो ताजे पानी की मछलियां उनको रखा जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाता है राइट, कि आपको रखा जाता है। तो इस सूची में केरल के 4 ताजे पानी की जो भूमिगत मछलियां हैं उनको शामिल कर दिया गया। तो इसमें एक को तो वल्नरेबल स्टेटस में रखा गया, और 3 को किस में रखा गया, 3 को रखा गया इंडेंजर्ड में। इंडेंजर्ड में जो रखा गया उसमें कौन सी है, साहसी कैटफिश है, साहसी कैटफिश है, और दूसरी कौन सी है, अब्दुल कलाम ब्लाइंड केव कैटफिश है, और तीसरी कौन सी है, पेंजियो भुजिया। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भुजिया खा रहे हैं, ठीक है। और जो वल्नरेबल है उसमें कौन सा रखा गया है, उसमें गोलम स्नेक हेड को रखा गया है। अब जो रेड लिस्ट की बात हम कर रहे थे, तो रेड लिस्ट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यह क्या होता है कि जो यह विश्व में जो जैव विविधता के स्वास्थ्य है उनके लिए एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर के रूप में, मतलब एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में होता है। यह दर्शाता है कि भाई जो प्रजाति है उनके संरक्षण के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, और कौन सी प्रजाति किस इंडिकेटर के अंतर्गत आ रही है, मतलब वो वल्नरेबल में रख दिया गया है, या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या थ्रेटनेड है, या नियर थ्रेटनेड है, ठीक है, या लीस्ट कंसर्न है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रजाति के समक्ष जोखिम जो है, जो क्राइसिस है, उसके निर्धारण हेतु उपयोग किए जाने वाले कुछ मानदंड भी है। इसमें क्या है कि एक तो इनकी आबादी में कमी, एक क्या आबादी में कमी, दूसरा क्या है जो उसकी सीमित भौगोलिक सीमा होनी चाहिए, और क्या कि छोटी या घटती आबादी होनी चाहिए, और दूसरा क्या बहुत बड़ा या सीमित पर्यावास, विलुप्त होने के जोखिम का मात्रात्मक विश्लेषण इत्यादि इत्यादि इसमें जो मापदंड है रेड लिस्ट में रखने के लिए वो इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो IUCN की लाल सूची में शामिल श्रेणियां कौन कौन सी हैं। तो जैसे सभी प्रजातियों को इसमें रखा जाता है, नॉन वैल्यूएट रखा जाता है, ये आपको देख लेना। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी एक बार बात करते हैं। जो नियर थ्रेटनेड होती हैं, तो इसका मतलब है कि कोई प्रजाति भविष्य में जो संकट श्रेणी में शामिल होने की संभावना से युक्त है। अब बात करते हैं जो लीस्ट कंसर्न की। जो लीस्ट कंसर्न का मतलब होता है कि भाई जो किसी प्रजाति की संख्या इतनी स्थिर है कि निकट भविष्य में उसके विलुप्त होने की कोई संभावना नहीं है, मतलब एक अच्छी खासी स्थिति में देखने को मिलता है। अब बात की बात मतलब डाटा डिफिशिएंट की बात, तो डाटा डिफिशिएंट का मतलब है कि किसी प्रजाति के विलुप्त होने के खतरे को लेकर अनुमान लगाने के लिए, या उसकी आबादी के लिए, या उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो उसका वितरण है उसके बारे में क्या है पर्याप्त जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। अब बात करते हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में कौन सी स्पीसीज को रखा जाता है, तो इसका मतलब होता है कि जो कोई स्पीसीज है उसके समक्ष उसके प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का खतरा उच्च है, मतलब एक्सट्रीमली हाई रिस्क बना हुआ है, ठीक है। और जो एक्सटिंक्ट का होता है, एक्सटिंक्ट स्टेटस जो रखा जाता है, इसका मतलब यह है कि जो पर्याप्त साक्ष्य है कि किसी प्रजाति के अंतिम सदस्य की भी मृत्यु हो गई, मतलब वो जो प्रजाति है पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई है। अब बात करते हैं जो इंडेंजर्ड की, संकटग्रस्त की। तो इसका मतलब है कि जो वेरी हाई रिस्क बना हुआ है। और जो वल्नरेबल है, सुवेद्य है, सुवेद्य का मतलब होता है कि इसका आशय है कि जो किसी प्रजाति के समक्ष अपने प्राकृतिक परिवेश में विलुप्त होने का हाई रिस्क बना हुआ है, तो मतलब कदम उठाने की जरूरत है। अब बात करते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक परिवेश में विलुप्त की बात करते हैं। तो इसका आशय है कि जो प्रजाति है, जो स्पीसीज है, वह अपने प्राकृतिक परिवेश मतलब अथवा वन में नहीं है, उसके कुछ केवल सदस्य क्या है जो कैप्टिव अवस्था में, या जो आर्टिफिशियल रूप से या मूल प्रकृति से बाहर, मतलब नेशनल पैलेसेस वगैरह पर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है या उनमें रखे हुए हैं। एक दो प्रजाति वहां पे रखी, एक दो संख्या में वहां पे रखे हुए हैं, मतलब वो अपने मूल क्षेत्र जो वन है, क्योंकि जो वन्य जीव है वो वन में ही तो रहेगा ना, तो वहां से क्या है, वहां से वो एक्सटिंक्ट हो गए, वहां से परिवेश से बाहर हो गए। और जो IUCN है, तो IUCN के बारे में हम बात कर रहे थे, तो IUCN को भी एक बार देख लेते हैं। तो IUCN की जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, जो इसका गठन होता है, ये 1948 में इसका गठन होता है। और IUCN के अगर हेड क्वार्टर की बात करते हैं, तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो ग्लैंड मतलब स्विट्जरलैंड में
अवस्थित है। इसके सदस्यों की बात करते हैं तो अब हम बात कर रहे थे IUCN के बारे में हमने देख ली थी। तो इसके सदस्य जो सदस्य होंगे वो गवर्नमेंट से भी होंगे और सिविल सोसाइटी से भी, मतलब समाज, जो नागरिक समाज होगा, दोनों से इसके सदस्य रहेंगे। जो ये इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है IUCN के द्वारा, वो रिपोर्ट है स्टेट द वर्ल्ड्स एम्बिशियंस द सेकंड ग्लोबल एम्बिशियंस असेसमेंट रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है। जो प्रोटेक्टेड एरियाज रहे हैं, अगला न्यूज हमारा क्या रहा है, जो प्रोटेक्टेड एरियाज रहे हैं न्यूज में, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सुर्खियों में संरक्षित क्षेत्रों का हम देख लेते हैं। ये मैप में देख लिया गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इनको हम डिस्कस करते हैं तो मैप में देख लेंगे, आप देख लेना अपने हिसाब से। और मैप को जब मैं पढ़ाऊंगा और इसकी हम जो न्यूज में रहे उसके साथ साथ उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस क्या रही है और इसमें कौन कौन से जो पादप पाए जाते हैं, फ्लोरा फौना पाए जाते हैं, कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, उन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो चर्चा में रहा है वो रहा है कमलांग टाइगर रिजर्व। तो कमलांग टाइगर रिजर्व है कहाँ? तो जो कमलांग टाइगर रिजर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश में कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में है और गिलो झील इसी रिजर्व में है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि गिलो झील और एक साइड दे देगा और दूसरी साइड इसको मैच करने के लिए दे देगा कि कौन से टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाता है? कमलांग टाइगर रिजर्व हो जाता है। तो कमलांग टाइगर रिजर्व में जो गैर सरकारी संगठन के सहयोग से पहली बार बटरफ्लाई वॉक ऑफ नेचर ट्रेल कार्यक्रम को आयोजन किया गया, ये इसलिए चर्चा में रहा है। जो कमलांग टाइगर रिजर्व है वो वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र, मतलब जो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड एरिया के रूप में शामिल किया गया है। जो इसमें प्राणी जात पाए जाते हैं वो हिमतेंदुआ इसमें पाया जाता है, क्लाउडेड लेपर्ड भी पाया जाता है, बाघ भी पाया जाता है और हिमालयन पॉम सिवेट भी पाई जाती है और हॉर्न बिल भी पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं बुढ़ा छापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। एक सेकंड नंबर का अभ्यारण्य है जो चर्चा में रहा है। ये चर्चा में क्यों रहा है? ये चर्चा में इसलिए रहा है कि जो यहाँ 40 साल बाद जो गैंडे हैं, जो राइनोज हैं, उनकी क्या हुई, यहाँ पे वापसी हुई है। और अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? ये असम के सोनितपुर जिले में पड़ता है। असम के सोनितपुर जिले में पड़ता है और यह असम के मध्य में स्थित एक जो संरक्षित जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जो लाओखोआ वन्यजीव अभ्यारण्य का क्या, इसका एक पार्ट है। और यह काजीरंगा टाइगर रिजर्व का अधिसूचित जो बफर जोन होता है उसके बफर जोन के अंतर्गत भी आता है। जो इसमें जीव जंतु पाए जाते हैं तो इसमें जो वर्न राइनो है, जो एक सींग वाला विशाल भारतीय गैंडा है, वो पाया जाता है। और इसमें बाघ पाए जाते हैं, तेंदुआ, बंगाल फ्लोरिकन भी पाई जाती है और काली गर्दन वाला सारस भी इसमें पाया जाता है। और जो व्हिस्लिंग बत्तख भी इसमें पाई जाती है, जो अपनी नेक से क्या निकालती है, एक अजीब तरीके से आवाज निकालती है। दूसरा जो नेक्स्ट हमारा जो रिजर्व चर्चा में रहा है वो चर्चा में रहा है लेमारू हाथी रिजर्व। तो लेमारू हाथी रिजर्व कहाँ अवस्थित है? ये उड़ीसा और झारखंड से छत्तीसगढ़ की ओर विचरण करके, सॉरी ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए रहा है जो कोयला मंत्रालय, जो कोल मिनिस्ट्री है, जो लेमुरु हाथी गलियारे में आने वाली कोयला खदानों को डीनोटिफाइड करने में छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध जो किया था, उसको अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है। और ये क्या है? हसदेव अरण्य वनों का हिस्सा है और ये कहाँ पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पड़ता है और छत्तीसगढ़ के फेफड़ों के रूप में इसको जाना जाता है। तो अगर आपसे ऑप्शन में पूछे कि छत्तीसगढ़ के फेफड़ों के रूप में किसको जाना जाता है तो कौन सा है? वो हसदेव अरण्य वन इसमें ऑप्शन में हो जाता है। ठीक, जो नेक्स्ट टाइगर रिजर्व है वो है पलामू टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पाया जाता है? ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस की अगर बात करें तो ये झारखंड में पाया जाता है। और चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में ये रहा कि झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में जो चीतल है, तो चीतलों के लिए 4 सॉफ्ट रिलीज सेंटर इसमें बनाए जा रहे हैं। ये चर्चा में इसलिए रहा है। जो अगर इसकी अवस्थिति की बात देखें तो ये छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग में अवस्थित है और यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य का एक पार्ट भी है।
और यह सबसे अच्छी बात है कि जो वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल है उसके महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र मतलब इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया के अंतर्गत भी आता है। और जो इसमें जीव जंतु पाए जाते हैं वो जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं, इसमें बाघ भी पाया जाता है और तेंदुआ पाया जाता है, लेपर्ड और भेड़िया और जंगली कुत्ते इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। तो ये टाइगर रिजर्व हमारा हो जाता है समाप्त। और इसके आगे एक और टाइगर रिजर्व है जो चर्चा में रहा है, तो वो चर्चा में रहा है डंफा टाइगर रिजर्व। तो डंफा टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में रहा है, तो ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि इस टाइगर रिजर्व में जो मेंढक है कि एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम रखा गया बुफोइड्स भूपति। तो भूपति, तो इसका नाम भूपति किसके नाम पर रखा गया, जो भारतीय जो सरीसृप वैज्ञानिक है सुब्रमण्यम भूपति, उनके नाम पर इसको रखा गया। तो अब देखते हैं जो दंफा टाइगर रिजर्व है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन मतलब उसकी अवस्थिति क्या है। तो मिजोरम के पश्चिमी भाग में जो लोसाई पहाड़ी है उन लोसाई पहाड़ियों में ये अवस्थित है। और यह क्या कि जो वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। और जो इस पे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो जीव जंतुओं में हुलॉक गिवन यहाँ पाया जाता है, बाघ पाए जाते हैं, लेपर्ड यहाँ पे पाया जाता है और क्लाउडेड लेपर्ड भी यहाँ पे पाया जाता है, शहरी बिल्ली यहाँ पे पाई जाती है, गोल्डन कैट और हिमालयन काला भालू ब्लैक भालू भी यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है कुंडलुंडी बलिकुंडी जो कि केरल में अवस्थित है। ठीक है, एंड ये चर्चा में क्यों रहा, चर्चा में ये रहा है कि जो ये भारत का पहला रिवर फ्रंट सामुदायिक रिजर्व है। तो जो सामुदायिक रिजर्व होते हैं उसका क्या मतलब होता है, तो सामुदायिक रिजर्व एक प्रकार का प्रोटेक्टेड एरिया होता है और इस संरक्षण श्रेणी को पहली बार वन्यजीव संशोधन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के तहत प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और जो इसमें जो वनस्पति या उसमें जो प्राणी जात पाए जाते हैं, जो फ्लोरा फाना पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव की इसमें 8 प्रजातियां पाई जाती हैं, इसमें केकड़े भी पाए जाते हैं, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, ऊद बिलाव आदि भी इसमें पाए जाते हैं। अब एक अगला जो हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सा, देवरीगढ़। देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में पाया जाता है और उसके शिकार घन को यहाँ पर दर्ज किया गया है, चर्चा में रहा है। और यह महानदी पर बने हीराकुंड बांध के जलाशय के पास स्थित है। और जो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज पाए जाते हैं तो उसमें भारतीय बाइसन जिसको हम गौरव बोलते हैं, और बाघ पाया जाता है, लेपर्ड पाया जाता है, जंगली सुअर पाए जाते हैं, सांभर पाया जाता है और चौसिंगा यहाँ पे पाया जाता है। और एक और टाइगर रिजर्व जो उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा का टाइगर रिजर्व कौन सा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व STR। तो चर्चा में क्यों रहा, जो चर्चा में यह इसलिए रहा जो केंद्र सरकार के अनुसार यहाँ पर मेलानिस्टिक टाइगर है, तो मेलानिस्टिक टाइगर कहाँ पाया जाता है, केवल उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही देखे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। अब बात करते हैं जो अखिल भारतीय बाघ अनुमान है 2022 के अनुसार जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है में 16 बाघ में से 10 बाघ कौन से थे, मेलानिस्टिक थे। मेलानिस्टिक क्या होता है कि ब्लैक टाइगर को ही कहा जाता है जो चौड़ी धारियां विकसित हो जाती है। और अगर हम इसकी अवस्थिति की बात करते हैं तो ये मयूरभंज जिले में पड़ता है जो कि उड़ीसा में है। और 2009 में यूनेस्को में इसको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया था। और यह टाइगर रिजर्व तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ये महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में शामिल किया है जो कि इंटरनेशनल बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा किया जाता है, उसमें भी शामिल किया जा चुका है। जो इसमें जो वनस्पति और प्राणी जात जो इसमें फोला फेना और एनिमल्स पाए जाते हैं तो उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, साल पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं, हाथी और पहाड़ी मैना भी इसमें पाई जाती है, और तेंदुआ पाया जाता है, सांभर, जंगली सुअर और विशाल गिलहरी की प्रजाति भी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि ये तमिलनाडु पुलिस ने यहाँ पे अवैध शिकार लगाने के लिए इसके आसपास क्या कर दिया, निगरानी को बढ़ा दिया, कंट्रोल को बढ़ा दिया गया है। और अगर इसकी अवस्थिति की बात करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन की, तो ये तमिलनाडु राज्य के जो नीलगिरी हिल्स हैं, जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं और वहां पे ये अवस्थित है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नीलगिरी जैव अभ्यारण्य है उसका भी एक पार्ट है।
और जो वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल है उसके द्वारा इसको महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। और जो यहाँ पे वनस्पति या प्राणी जात पाए जाते हैं, फ्लोरा फ्लोना और एनिमल्स वगैरह जो यहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे कौन पाए जाते हैं, जो बार्किंग डियर भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जंगली हाथी सॉरी भारतीय हाथी भी पाए जाते हैं, जंगली बिल्ली पाई जाती है, जंगली कुत्ते, चीते और जो इंडियन लेपर्ड है वो भी पाए जाते हैं, और सियार भी यहाँ पे देखे जाते हैं। अब नेक्स्ट जो टाइगर रिजर्व है वो हमारा केएमटीआर। केएमटीआर क्या है, इसकी अवस्थिति की बात अगर हम करते हैं तो ये दक्षिण पश्चिमी घाट में स्थित है और यह दो अभ्यारण्यों से मिलकर बना है। कौन से, कलाकड़ वन्य जीव अभ्यारण्य KWS और कौन सा मुंडनपुर बाघ अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पाया जाता है, एमटी, जो कि जो MTS बोलते हैं इसको। यह कहाँ पाया जाता है, जो ये बीरापुली और किलामलाई रिजर्व वन का हिस्सा है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, जिसमें पहले बताया था ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं। और ये क्या है, जो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल है उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में शामिल किए गए हैं। और जो KMTR है नदी अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। और एक है कि तामिल वर्णिक नदी और 13 अन्य नदियां KMTR से होकर निकलती हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जो यहाँ पे वनस्पति या प्राणी जात पाए जाते हैं उसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, लेपर्ड पाए जाते हैं, इंडियन पेंगोलिन पाई जाती है, माउस डियर पाए जाते हैं और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब एक और टाइगर रिजर्व जो चर्चा में रहा है वो टाइगर रिजर्व है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व क्या है, जो ATR है वो अन्नामलाई पहाड़ियों के तमिलनाडु वाले हिस्से में पाया जाता है। और अगर इसकी अवस्थिति की देखें तो ये दक्षिण पश्चिमी घाट में स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसको यह है जो कैट्स का इसको दर्जा दिया गया, मतलब कैट्स का इसको मान्यता प्राप्त है। कैट्स क्या, कैट्स एक कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड एक स्टेटस होता है, वो इसको प्राप्त हुआ है। जो वनस्पति और प्राणी जातों की बात करें तो यहाँ पे आम पाए जाते हैं, कटहल, एशियाई हाथी, सांवर, चित्तीदार हिरण, वर्किंग डियर और माउस डियर इत्यादि इत्यादि यहाँ पे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एक उत्तराखंड का, जो उत्तराखंड का रिजर्व रहा है जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, वो भी चर्चा में रहा है। चर्चा में क्यों रहा है, चर्चा में इसलिए रहा है जो GNP है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है उसके लगभग 50 हेक्टेयर भूमि को जो आर्मी है और जो ITBP है उसको देने का निर्णय कर लिया है। तो देने का निर्णय क्यों किया है, क्योंकि यह उत्तरकाशी जिले वाले क्षेत्र में जो भारत और चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल क्या है लगा हुआ है, तो उस एरिया को कौन यूज कर सकता है, ITBP यूज कर सकती है और सेना इंडियन आर्मी उसको यूज कर सकती है, उसको दे दिया गया है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो यह गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य से बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है उससे। और वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के अंतर्गत इसको महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में क्या किया गया है, शामिल कर लिया जा चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि जो ये उद्यान है ना इसके भीतर से गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख जो ग्लेशियर है वो भी इसमें मौजूद है। जो गोमुख ग्लेशियर है वो भी इसके अंतर्गत मौजूद है। जो इसमें प्राणी जात हो या वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है, तो इसमें पाइन पाया जाए, पाइन, देवदार, स्प्रूस, ओक, रोडोडेंड्रोन, नीली भेड़, काला भालू, भूरा भालू और हिमालयन मोला, हिमालयन थार, कस्तूरी मृग, हिमतेंदुआ इत्यादि इत्यादि पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व की। जो दुधवा टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, पीलीभीत में पाया जाता है और ये भारत नेपाल सीमा के पास अवस्थित रहा है। जो इसमें जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उसके आसपास दो अभ्यारण्य और हैं। पहला अभ्यारण्य कौन, जो किशनपुर अभ्यारण्य और दूसरा कौन, जो कतरनिया घाट। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों रहा है, जो दुधवा टाइगर रिजर्व है ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि इसके बफर जोन में एक मादा रॉयल बंगाल टाइगर इसमें देखने को मिली है। ठीक है, तो जो दुधवा टाइगर रिजर्व है इसको भी कैट्स का दर्जा मिला, मतलब कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड्स का इसको मान्यता मिली है। और वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के अंतर्गत इसको महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। जो इसकी वनस्पति और जो प्राणी जात पाए जाते हैं, यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं और तेंदुए, हाथी और स्लोथ बियर यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ठीक है, जो हमारी स्पीशीज न्यूज में रही थी वो भी हमने देखी फ्लोरा फ्लोरा की, और जो हमारे इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व थे वो भी हमने देख लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे
जो स्पीशीज न्यूज में रही है वो, क्योंकि अभी तक हमने इन्वेसिव स्पीशीज को देखा था, जो आक्रामक जो विदेशी स्पीशीज उनको देखा था। अब बात कर लेंगे जो स्पीशीज न्यूज में रही है उसको, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट अपने दोस्तों के साथ, इसको सब्सक्राइब कराइए और इस पे आपको ये सारी क्लासें आपको फ्री में अवेलेबल होते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।